नमस्कार। आज की वीडियो में एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम विदेश नीति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विदेश नीति के अर्थ को जानेंगे, विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को और विदेश नीति के लिए उपयुक्त होने वाले साधनों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विदेश नीति का अर्थ। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक राज्य के द्वारा अन्य राज्य के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएं जिससे कि अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त किया जा सके। यानी दूसरे राज्य के साथ एक राज्य के संबंधों के स्वरूप को स्थिर करने का जो निर्णय होता है उसका क्रियान्वयन जो है वो विदेश नीति कहलाता है। विदेश नीति जो है वो राज्यों की गतिविधियों का व्यवस्थित रूप होता है जिसका विकास राज्य के द्वारा दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है दूसरे राज्य के व्यवहार को अपने हितों के अनुरूप परिवर्तित कर लेना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो स्वयं के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना ताकि अन्य राज्यों के साथ उसके अच्छे संबंध कायम हो सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो नीति है वही विदेश नीति के संदर्भ में कही जाती है और इसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों का नई दृष्टि से मूल्यांकन करता है और इस प्रकार का व्यवहार प्रतिपादित करता है कि उससे एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ जो क्रियाकलाप हैं उनमें तालमेल बैठाया जा सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के अध्ययन में हम देखेंगे कि कोई भी जो राष्ट्र है वो अपनी विदेश नीति जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। विदेश नीति का जो लक्ष्य होता है वो राष्ट्र के हितों की पूर्ति करना होता है। राष्ट्रीय हित बहुत प्रकार के हो सकते हैं। इनमें हम देख सकते हैं जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, सैनिक शक्ति, विचारधारा, नस्ल, भाषा, संस्कृति, विश्व जनमत, नीति निर्माता, विश्व संगठन, ये सभी विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में से कहे जा सकते हैं। अब हम इन्हें क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है भौगोलिक स्थिति। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जो है वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थायी तत्व है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लगभग परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की रही है कि उसे स्थिर सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के ऊपर ही बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा है। इसी तरीके से नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे नौसेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? कारण कि उसकी सीमा से कोई भी समुद्र तट नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जो है उसके आधार पर उसकी विदेश नीति का निर्धारण होता है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या। जनसंख्या भी विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या के आधार पर इसका मूल्यांकन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे चीन और भारत जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्र हैं, इस कारण विशाल स्थल सेना रखने में समर्थ हैं। ये राष्ट्र जो हैं वो विशाल मानव स्रोत को गुणात्मक दृष्टि से भी मजबूत कर सकते हैं। तो यह जनसंख्या का गुणात्मक पहलू हुआ। जनसंख्या की संख्यात्मक दृष्टि से अमेरिका और जापान जो है वो भले ही चीन और भारत से छोटे हैं लेकिन जनसंख्या की गुणात्मक दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं। गुणात्मक दृष्टि से संपन्न जनसंख्या वाले जापान, अमेरिका, ब्रिटेन विश्व में अगर हम कहें महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से एक होती है जनसंख्या और दूसरा होता है उसका गुणात्मक पहलू। तो जनसंख्या की विशालता जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो गुणात्मकता में भी अभिवृद्धि कर सके। तीसरा आता है प्राकृतिक संपदा। जब हम प्राकृतिक संपदा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं
कि यह भी एक स्थायी तत्व है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, क्योंकि प्राकृतिक संपदा का जिस तरीके से दोहन हो रहा है उसके कारण प्राकृतिक संपदा समाप्त हो रही है। 40-50 वर्षों में विश्व की जो तेल संपदा है वो समाप्त हो जाएगी और तेल का कोई नया विकल्प जो है वो तलाश करना पड़ेगा। प्राकृतिक संपदा की जो बहुलता है उसके कारण अमेरिका अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र कहा जाता है। इतना अधिक संपन्न है कि विश्व के गरीब राष्ट्रों को विदेशी मदद देकर उनको अपनी तरफ भी खींच सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पर तेल जो है वो बहुल मात्रा में उत्पादित होता है, तो ये भी अपने आप में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रभावी राष्ट्र कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपदा के होने से भी किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण होता है। अगला आता है सैनिक शक्ति। आधुनिक युग में अगर हम कहें कि विश्व राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ जो है वो प्रतिदिन बढ़ रही है। शस्त्रीकरण की जो ये मूल प्रवृत्ति है उसका कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की राष्ट्र की महत्वाकांक्षा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो दोनों राष्ट्र महाशक्ति के रूप में जाने जाते रहे। इसका कारण था दोनों के पास ही सैनिक शक्ति का भंडारण था। विश्व के अन्य राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों का सैनिक शक्ति के कारण ही सम्मान करते रहे। अन्य राष्ट्रों के द्वारा इनसे हथियार खरीदे जाते रहे। एक समय ऐसा था जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में सैनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और यही कारण था कि जब उसने नाटो सैन्य संगठन बनाया तो अधिकांश राष्ट्र उसके इस संगठन में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद सोवियत संघ ने भी सैनिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया और उसने अमेरिका के समान ही शक्ति अर्जित कर ली और उसके द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया सैन्य संगठन के रूप में। तो ऐसे में उसके गुट में भी बहुत सारे राष्ट्र जो थे वो शामिल होते चले गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में सैनिक शक्ति जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला आता है विचारधारा। राष्ट्र का जो समाज है उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं जो हैं उस पर आधारित होता है। यह व्यवस्था जो है उस देश की विचारधारा से प्रभावित होती है और इसी के आधार पर विदेश नीति का भी निर्धारण होता है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम देख सकते हैं कि विचारधारा के आधार पर विश्व जो था वो दो अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व जो था वो अमेरिका ने किया और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया। दोनों ही राष्ट्रों ने विश्व के अन्य राष्ट्रों में अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने शुरू कर दिया। अमेरिका ने जहां सोवियत साम्यवाद के प्रसार को रोकने का प्रयास किया तो सोवियत संघ ने अमेरिका के पूंजीवाद को रोकने की कोशिश की। इसी तरीके से हम भारत की विदेश नीति के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत जो है वो अशोक और बुद्ध के समय से ही शांति प्रिय देश रहा है और इसीलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्पष्ट किया और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी युद्ध हुए तो भारत ने इसी शांतिपूर्ण विदेश नीति का अवलंबन करते हुए उस युद्ध में विश्व शांति को स्थापित करने का प्रयास किया। अगला आता है भाषा, धर्म और संस्कृति। विदेश नीति के क्षेत्र में भाषा, धर्म और संस्कृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। भाषा और नस्ल के कारण सीमांत प्रदेशों के जो पठान हैं उनको लेकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो खराब होते रहे हैं। रंग भेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी वो विश्व के राष्ट्रों से अलग हो गई। इसी तरीके से अरब इजराइल जो युद्ध था उसके पीछे भी धर्म एक महत्वपूर्ण कारण रहा। विदेश नीति के निर्धारण में भाषा के महत्व को भी हम अंग्रेज़ी की जो प्रचार है उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा, धर्म और संस्कृति जो है वो भी
किसी राष्ट्र की विदेश नीति को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाती है। अगला है वैश्विक जनमत। विदेश नीति के निर्धारण में एक और जो निर्धारक तत्व है वो है विश्व जनमत की प्रभावशाली भूमिका। विश्व के किसी भी राष्ट्र में संकट होने पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया अवश्य दिखाई देती है और इसका कारण है अंतर्निर्भरता का युग। कोई भी राष्ट्र जो है विदेश नीति निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार अवश्य करता है। वो अगर कोई कार्य करता है तो वह यह भी देखता है कि उसके ऐसा कार्य करने से विश्व जनमत किधर की तरफ होगा। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के द्वारा स्वेज संकट के बाद मिस्र पर जो आक्रमण किया गया था उसे विश्व जनमत के कारण वापस लेना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने वियतनाम पर जब बमबारी की थी उस समय भी विश्व जनमत एक हो गया और उसे बमबारी रोकनी पड़ी। तो इस प्रकार से विश्व जनमत का भी गहरा असर विदेश नीति पर देखा जा सकता है। अगला है वैश्विक संगठन। प्रत्येक राष्ट्र जो है वो उसकी जो विदेश नीति होती है वो विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के समर्थन की नीति रहती है। किसी भी विश्व संगठन की स्थापना का जो उद्देश्य है वो विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना होता है और इसी कारण राष्ट्र जो हैं वो विश्व संगठन के सदस्य भी बनते हैं। उनका किसी अन्य राष्ट्र से विवाद होता है तो भी वे विश्व संगठन से अपेक्षा रखते हैं कि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से वो जो विश्व संगठन है वो सुलझा सकेगा। इसी तरह सदस्य राष्ट्र भी विश्व संगठन के उद्देश्य और जो सिद्धांत होते हैं उनमें अपने आप को बांध लेता है। तो इस प्रकार हम जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का उदाहरण ले सकते हैं कि इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो इसके घोषणा पत्र में, चार्टर में इस तरह से बंधे हुए हैं कि यूएनओ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको वो स्वीकार कर लेते हैं। अगला आता है औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक स्रोत भी विदेश नीति के निर्धारण में प्रभावशाली तत्व माना गया है। आज का जो युग है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है और इसी कारण औद्योगिकरण का विकास जो है वो तेजी से हो रहा है। हम देख सकते हैं औद्योगिक रूप से समृद्ध राष्ट्रों में अमेरिका और जापान ये सबसे ऊपर आते हैं। अमेरिका की जो राजनीति है वो विश्व की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसका कारण है उसका औद्योगिक दृष्टि से संपन्न होना। एक समय जब अमेरिका को शत्रु मानने वाला चीन जो है वो भी अमेरिका से औद्योगिक विकास के लिए सहायता लेता रहा है। तो हम यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी राष्ट्र अगर औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है तो उसके साथ अन्य राष्ट्र जो हैं वो संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आता है नीति निर्माता। विदेश नीति के निर्धारण में नीति निर्माताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। इसको एक मानवीय तत्व के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राजनेता, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और कूटनीतिज्ञों को शामिल किया जा सकता है। नीति निर्माता विदेश नीति का निर्माण करते हैं और विदेश नीति निर्माण के दरमियान ही प्रमुख जो तत्व होते हैं उनका मूल्यांकन करने का कार्य भी उन्हीं का रहता है और यही नीति निर्माता जो होते हैं वो राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो हमने निर्धारक तत्व बताए इनके माध्यम से किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो अभी हमने विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे इन विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके माध्यम से विदेश नीति जो है वो सही प्रकार से संचालित होती है। उसमें पहला आता है संधि वार्ता। जब दो राष्ट्रों के बीच में या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद होता है उसका समाधान खोजने के लिए संधि वार्ता का आयोजन किया जाता है। इन संधि वार्ताओं में जो संबंधित राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है वो विचार विमर्श करते हैं ताकि निर्णय पर पहुंचा जा सके और विवाद के समाधान के रूप में संधि की जा सके। ये वार्ताएं जो होती हैं वो एकाएक एक दिन में नहीं होती हैं, कई दिन भी लग जाते हैं और कई महीने तक भी चलती हैं और कई चरणों में भी संपादित होती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो वार्ताएं की जा रही हैं उससे विवाद का समाधान हो जाए, लेकिन
जो ये वार्ताएं होती हैं ये गुप्त भी होती हैं, खुली भी होती हैं, लेकिन इन वार्ताओं के माध्यम से उलझे हुए राष्ट्र जो हैं वो समाधान खोजने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और किसी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगला है आर्थिक सहयोग संगठन। विदेश नीति के साधन के रूप में आर्थिक सहयोग संगठन को भी देखा जा सकता है। किन्हीं समान हितों से प्रेरित होकर कुछ राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक संगठन बना लेते हैं और उसके माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यूरोप के राष्ट्रों के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फॉर्म, यूरोपीय साझा मंडी, इस प्रकार के आर्थिक सहयोग संगठन देखे जा सकते हैं। अगला है युद्ध। अनेक राष्ट्र जो हैं वो विदेश नीति के साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत युद्ध की धमकी भी दे सकते हैं, युद्ध लड़ते भी हैं और शत्रु देश के द्वारा आक्रमण करने पर उसके साथ युद्ध भी लड़ते हैं। युद्ध के द्वारा संबंधित जो पक्ष होता है वो अपनी विदेश नीति जो होती है उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। युद्ध की दृष्टि से सदैव तैयार रहने के लिए राष्ट्रों के द्वारा सैनिक तैयारियां की जाती हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो इस पर खर्च किया जाता है। जैसे कि भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के ऊपर 3 बार आक्रमण किया। पहले 1947, 1965 और फिर 1971। तो ये इसके अलावा 1999 में कारगिल में भी उसके द्वारा आक्रमण किया गया। शांतिप्रिय भारत ने इस हमले का मुकाबला जो था वो किया और इस प्रकार युद्ध विदेश नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 2 राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंध। 2 राष्ट्रों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध होते हैं वो भी विदेश नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो कूटनीतिक संबंध होते हैं 2 राष्ट्रों के बीच में, इनको भंग करने का कार्य भी विदेश नीति के अंतर्गत किया जाता है। जब दोनों राष्ट्रों को में से कोई एक असहमत होता है और एक उस पर आक्रमण कर देता है तो उस समय जिस पर आक्रमण किया जाता है वह उस राष्ट्र के साथ कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर लेता है, अपने राजदूत को वापस बुला लेता है, दूतावास हटा देता है और दोनों के बीच जो बातचीत का माध्यम होते हैं दूतावास, उनको ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से 2 राष्ट्रों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को भंग करने को भी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दूसरे राष्ट्र को चेतावनी देना। कोई भी राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र को चेतावनी देकर भी अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल करता है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने से यह कदम जो है वो कमतर है, लेकिन इसका इस्तेमाल राष्ट्रों के द्वारा किया जाता रहा है। विरोध पत्रों के माध्यम से या चेतावनी के माध्यम से अपने खिलाफ जो भी जिस भी देश में नाराज़गी चल रही है उसका विरोध जो है वो किया जाता है। इसमें शब्द जो हैं वो शालीन रखे जाते हैं। विरोध पत्र या चेतावनी की भाषा जो भी होती है वो अत्यंत ही परिष्कृत होती है और संयत भाषा होती है। ये हो सकता है कि कभी कभी अस्पष्ट और द्व्यर्थी भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के साधन के रूप में दूसरे राष्ट्रों को चेतावनी देने का कार्य जो है वो भी किया जाता है। अगला है नवोदित राष्ट्रों को मान्यता। नई सरकारें जो हैं उनको मान्यता देना भी विदेश नीति का एक साधन माना गया है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अनेक जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो कि औपनिवेशिक शासन की दास्ता से मुक्त हुए थे, उन्हें नवोदित राष्ट्र के रूप में उदय हुए थे, उन राष्ट्रों को मान्यता दी गई। इस मान्यता के बाद ही मान्यता देने वाले राष्ट्र और मान्यता प्राप्त करने वाले राष्ट्र के बीच में कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए। कभी कभी मान्यता का जो प्रश्न है वो नए राष्ट्र और नई सरकारों के लिए विदेश नीति के निर्धारण में जटिल स्थिति पैदा कर देता है। जैसे कि 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी तो अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की। उसने 1971 में जाकर चीन की सरकार को मान्यता प्रदान की। तो यह यानी 1971 तक
चीन और अमेरिका के बीच में विदेश नीति का निर्धारण नहीं हो पाया। अगला है अन्य राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंध बनाना। विदेश नीति के अन्य राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंध कायम करने के साधन के रूप में किसी राष्ट्र के द्वारा अन्य देश में पूंजी व्यय करना, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना, औद्योगिकरण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग देना भी देखा जा सकता है। आज की जो विश्व नीति है वो राजनीति से अधिक अर्थनीति के रूप में हो गई है, इसलिए विदेश नीति के आधारभूत तत्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जैसे कि यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जो थी वो ध्वस्त हो गई थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना तैयार की, जो कि लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित कम थी, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से अधिक अभिप्रेरित कही जा सकती है। अगला आता है विश्व संगठन का उपयोग करना। विश्व संगठन जो है वो शांति और सुरक्षा के वातावरण को पसंद करता है, इसलिए जब किसी विश्व संगठन के निर्माण का प्रस्ताव आता है तो बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो इसका समर्थन करते हैं। विश्व संगठन विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों के बीच में जो आपसी विवाद होते हैं उनका समाधान ढूंढने का भी प्रयास करता है। तो इस प्रकार विश्व संगठन जो है विवाद की स्थिति में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला और अंतिम है गुप्तचर विभाग। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है वो आधुनिक युग में देखा जा सकता है, और किसी भी राष्ट्र का जो गुप्तचर विभाग है वो अन्य राष्ट्रों में हो रहे घटना चक्र की जानकारी रखता है और संकटकालीन स्थिति आने पर इस गुप्तचर विभाग के द्वारा अपनी सरकार को प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी देकर बचाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे कि अमेरिका की CIA है और सोवियत संघ की KGB, ये विश्व के प्रमुख गुप्तचर संगठन कहे जा सकते हैं। इनके द्वारा अन्य राष्ट्रों में जो षड्यंत्र हो रहे होते हैं, विरोधी शासन का तख्ता पलट हो रहा है, उसकी सूचना दी जाती है। गुप्तचर विभाग जो होता है वो अत्यंत ही सक्रिय होता है और इसलिए यह विदेश नीति का एक प्रमुख साधन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेश नीति के कतिपय साधनों के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपनी विदेश नीति का निर्धारण होता है। इसके अलावा विदेश नीति निर्माता जो हैं उन्हें भी दूरगामी होना चाहिए और प्रत्येक विदेश मंत्रालय में एक नियोजन विभाग भी होना चाहिए, जिसका कार्य जो है वो आगामी घटनाक्रम का आभास देना हो सकता है। दूरदर्शिता के आधार पर घटना के बारे में पूर्वानुमान लगा लेना ही विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य होता है। इस प्रकार निम्नांकित जो विदेश नीति के उपकरण या साधन हैं, इनका इस्तेमाल करके कोई भी राष्ट्र जो है वो अपनी सुदृढ़ विदेश नीति का संचालन कर सकता है।